इस वीडियो में मैं आपको कॉस्टिंग के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपको डिटेल में कॉस्टिंग कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे कॉस्टिंग को फर्स्ट टाइम पढ़ना है, कैसे उसको रिवाइज करना है, कैसे आपको 1.5 डेज बिफोर एग्जाम क्या करना है और कॉस्टिंग का पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं वीडियो एक छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश चड़ीमार, आपका दोस्त, ऑल इंडिया रैंक 5 सीए इंटरमीडिएट, ऑल इंडिया रैंक 32 सीए फाउंडेशन। इस चैनल पे आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी जो आपको एक टॉपर या तो रैंकर कभी नहीं बताता। आप भले वो सीए फाउंडेशन से रिलेटेड हो, भले वो सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड हो, भले वो आर्टिकलशिप के बारे में हो या तो फिर सीए फाइनल के बारे में हो, तो मैं आपको ये सारी चीजें जो है वो एकदम डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे मैंने ये सारी चीजें जो है वो क्लियर की थी या मैं कर रहा हूं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी थोड़ा सा पीछे जाके आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। उससे थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको मेरी एक्टिंग की स्किल्स भी दिख जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉस्टिंग के लिए। तो कॉस्टिंग जहां तक मुझे लगता है इंटर सीए इंटर में जो कॉस्टिंग है वो ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो आपको जैसे ही आप फर्स्ट स्टडी करने के लिए बैठे, मतलब जैसे समझ लो कि आपका कॉस्टिंग एकदम नए, जैसे आप नए से एकदम कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक मतलब साइड में एक नोट्स प्रिपेयर करने हैं। लाइक हमें तो वीएसआई ने डायरेक्टली दे दिए थे, शायद आप जहां से भी कोचिंग ले रहे होंगे वहां पे भी उन्होंने दिए होंगे। वो नोट्स में आपको बेसिकली तो फॉर्मुलाज लिखने हैं सारे, जितने भी कॉस्टिंग के अंदर सारे चैप्टर में जितने भी फॉर्मुलाज है A to Z, मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे आपको एक नोट्स के अंदर जरूर लिखने हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, इससे और उन फॉर्मूलाज को आपको मतलब आपको वो बाय हार्ट करने, मतलब आपको वो फॉर्मूलाज याद करने हैं। मतलब कोई भी फॉर्मूला हो, कहीं से भी आपको कोई भी फॉर्मूला पूछा जाए, आप बहुत जल्दी उसका आंसर दे सके, ऐसे आपको वो फॉर्मूलाज याद करने हैं। क्योंकि जितने ज्यादा फॉर्मूला याद कर पाओगे उतना ज्यादा, मतलब जितनी अच्छे से आप फॉर्मूला याद कर पाओगे उतनी जल्दी आप एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाओगे और उतनी जल्दी आप अपना पेपर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया था कि हमें तो क्या किया था, पहले तो फॉर्मुलाज हमें दे दिए थे, वीएसआई ने फॉर्मुलाज दे दिए थे। और जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी अकाउंट्स है, कॉस्टिंग में अकाउंट्स भी हम थोड़े बहुत प्रिपेयर करते हैं, जैसे प्रोसेस अकाउंट हो गया। ठीक है, तो उस अकाउंट में क्या क्या होता है, उस अकाउंट को मतलब वो अकाउंट क्यों बनाया जाता है, उसमें डेबिट साइड क्या आता है, क्रेडिट साइड क्या आता है, वो सब आपको अगर आपके पास है, जहां पे भी आप कोचिंग में जा रहे होंगे उन्होंने शायद नोट्स दिए होंगे आपको, तो वो नोट्स में अगर आपके पास है तो वो चलेगा। या तो फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आपको नहीं दिया आपके कोचिंग में, तो आपको एक अलग से बनाना पड़ेगा, मतलब खुद से बनाना, किसी और के नोट्स यूज मत करना। कोचिंग ने दिए तो वो सही है, लेकिन और कोई दे रहा है आपको तो उसके यूज मत करना, क्योंकि वो एग्जॉस्टिव नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट हर एक चैप्टर लेना है। ठीक है, हर एक चैप्टर में आपको अकाउंट का अकाउंट्स लिखने, कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। इस अकाउंट को, जैसे कोई भी अकाउंट है तो उसका हम डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड, मतलब फॉर्मेट। बेसिकली आपको एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है कि इस अकाउंट में ये चीजें डेबिट साइड आती है, ये चीजें क्रेडिट साइड आती है, और कोई चीजें अगर इसमें ऐड करनी है तो इसका जो बैलेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, इससे हमको क्या निकलता है और वो फिर कहाँ कैरी फॉरवर्ड होता है, ये सारी चीजें बेसिकली ये नोट्स ही हो गया एक तरह से, कि आपको हर एक चैप्टर के कुछ नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, जो उस चैप्टर को पूरा ब्रीफ कर रहे हो, कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ, उस चैप्टर में पूरा जितने भी अकाउंट्स है वो सारे, जितने भी शीट्स होती है, कॉस्ट शीट होती है, तो वो कॉस्ट शीट आपको बनानी है। जितनी भी कॉस्ट शीट, अगर जैसे सर्विस अकाउंट है तो उसमें पहले हम फिक्स कॉस्ट लिखते हैं, फिर उसके सारे फिक्स कॉस्ट, फिर मार्जिनल कॉस्ट, ऐसे करके आपको अकाउंट हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के नोट प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो हमें वीएसआई ने खुद दिए थे नोट्स, तो हम क्या करते थे, मैं क्या करता था, मैं पहले वो नोट्स को पढ़ता था। ठीक है, उसमें जो भी चीजें याद करने वाली है उनको याद करता था, जैसे फॉर्मुलाज हो गया, कोई अकाउंट्स हो गया, अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, फॉर्मेट इन द सेंस की डेबिट साइड क्या आता है उस अकाउंट का जनरली, और क्रेडिट साइड क्या आता है। ठीक है, मैंने वो पढ़ लिया उसको। ठीक है, अब मैं पहली बात, जो बहुत सारे लोगों का डाउट है कि कॉस्टिंग में हमें वो कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कितने इनफ है, क्या हमको ओल्ड पीएम के क्वेश्चंस भी करने चाहिए, क्या हमको बाहर के रेफरेंस मटेरियल के भी क्वेश्चन करने चाहिए। तो मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक तो आईसीआई मॉड्यूल, ठीक है, दूसरा वीएसआई ने जो हमको क्वेश्चन बैंक दिया था वो, और तीसरा पास्ट आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन पेपर, वो भी मई 2018 से लेके। ठीक है, तो ये 3 मैंने किए थे। लेकिन मुझे इन सब तीन करने के बाद और एग्जाम देने के बाद मुझे जितना समझ में आया कि आपको सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल करने की जरूरत है। अगर आप पास्ट आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन पेपर नहीं कर सकते हो तो वो भी चलेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल के सारे जितने भी इलस्ट्रेशन है, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उनको अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से इन द सेंस कि उसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, आप उसमें समझ लो 10 मार्क का वो क्वेश्चन है तो 10 के 10 मार्क आपको आए,
ऐसा इतनी अच्छी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन जो है वो आईसीआई मॉड्यूल के प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जो एग्जाम में देखा है, या तो उसमें सिर्फ 2 जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉस्टिंग के एग्जाम में सिर्फ 2 जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो आईसीआई मॉड्यूल से, आईसीआई मॉड्यूल इन द सेंस कि वो क्वेश्चन लिया उन्होंने, नाम हम चेंज कर दिया, फिगर्स चेंज कर दिया, या तो उसमें 1-2 पॉइंट चेंज कर दिया, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा के सेम दे दिया, ठीक है। या तो वो ये करते हैं, या तो वो कहीं और से क्वेश्चन देते हैं, कहीं और से इन द सेंस कहीं से भी नहीं, वो अपना खुद क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो ये 2 ही जगह है, 2 आप दूसरी जगह पे तो कुछ आपका कुछ कर नहीं सकते दूसरी जगह के लिए। तो पहली जगह के लिए क्या है, आईसीआई मॉड्यूल, सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल। सो मैंने क्या किया था, मैं पहले तो नोट्स पढ़ता था, ठीक है। उसमें फिर मैं जैसे इलस्ट्रेशन 1 आया तो मैं इलस्ट्रेशन 1 को पढ़ता था, ठीक है। उसमें अपने दिमाग में मैं सोचता था कि ये वाला पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट का यहाँ पे हम लिखेंगे, ये यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट होगा आंसर के अंदर, ठीक है। और फिर मैं उसको देख लेता था कि क्या इन्होंने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अगर उन्होंने एडजस्टमेंट किया मतलब सही है मेरा, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने कोई और एडजस्टमेंट किया है, ठीक है, तो मैं उस पूरे क्वेश्चन को मार्क नहीं करता था, सिर्फ उस पॉइंट को मार्क कर देता था। कौन सा पॉइंट मेरे हिसाब से गलत था, जो मैंने गलत किया था स्टार्टिंग में, पहली बार जब मैं उसको देख रहा था तो स्टार्टिंग में मैंने कौन सा पॉइंट जो है वो गलत किया था, उसको मैं अलग से मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो रहा है, पूरा क्वेश्चन ही आपको समझ में नहीं आया, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरा क्वेश्चन ही आपको बहुत टाइम ले रहा है सॉल्व करने में, जितना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होगा, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मैं उस पूरे क्वेश्चन को मार्क कर लेता था, ठीक है। तो ऐसे लगभग मेरे अराउंड समझ लो 30-40% तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस कवर हो जाते थे। 30% मतलब 30-40% मेरे मार्क हो जाते थे क्वेश्चंस। बाकी जो 60-70% क्वेश्चन है वो गए, मतलब अब मेरे को उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो एग्जाम में आ गए तो मैं उनको कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार ही उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था सिर्फ और सिर्फ मेरे फॉर्मुलाज और जितने भी फॉर्मेट मैंने मतलब मेरे नोट्स के बेसिस पे। तो अगर मैं सिर्फ नोट्स पढ़ लूं तो मुझे 60-70% क्वेश्चन तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो 60-70% क्वेश्चन मुझे वापस से करने की कोई जरूरत नहीं, एक बार मैंने कर लिया बहुत है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, ऐसे में सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर्स में ऐसे में क्वेश्चंस को टिक कर लेता था। या तो इलस्ट्रेशन पूरा टिक करना है तो इलस्ट्रेशन को हाईलाइट कर देता था, अगर एक पॉइंट टिक करना है तो एक पॉइंट को हाईलाइट कर देता था, ठीक है। तो मैं और ये सिर्फ मैं आईसीआई मॉड्यूल के बुक में ही करता था डायरेक्ट, ठीक है। और कहीं मैं अलग से लिखता नहीं था कि ये पेज नंबर पे ये है, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि समझ लो रिवीजन करना है हमको, ठीक है। तो रिवीजन करते टाइम मैं क्या करता था, पहले तो उस चैप्टर का पूरा सब्जेक्ट का नहीं, सिर्फ उस चैप्टर का एक बार नोट्स पढ़ लेता था, ठीक है। और जो भी फॉर्मुलाज है उन पे एक बार हाथ रख के मतलब रिकॉल करने की कोशिश करता था, याद करने की कि ये फॉर्मुला क्या था, ठीक है। तो ऐसे करके मैं मतलब आपको क्या करना है इन द सेंस कि आपको नोट्स तो एकदम अच्छे से याद करने हैं, जितने भी फॉर्मुलाज है जितने भी फॉर्मेट है वो आपको एकदम अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या करता था, जितने भी मैंने इलस्ट्रेशन स्टिक करके रखे थे उनको मैं वापस से एक बार देख लेता था, ताकि वो मेरे दिमाग में सेट हो जाए कि अगर ये वाला क्वेश्चन है और इसमें ये वाला एडजस्टमेंट है तो इसको मैंने पहले कैसे सॉल्व किया था और अब मतलब इसका एक्चुअल आंसर एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वो मेरे दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो एक्चुअल सॉल्यूशन फिट करने के लिए मैंने जो क्वेश्चन सिर्फ मैंने टिक करके रखे थे सिर्फ वही क्वेश्चन में वापस से रिकॉल करता, मतलब वापस से पढ़ता था। बाकी जो क्वेश्चन या जो पॉइंट्स मैंने टिक नहीं करके रखे थे उनको मैं ध्यान भी नहीं देता था, ठीक है। तो ऐसे करके मैं अपना रिवीजन करता था। मैंने 4 मॉक टेस्ट दी थी वीएसआई से, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है कहाँ से मॉक टेस्ट देते तो वीएसआई की मॉक टेस्ट है, तो मैंने 4 मॉक टेस्ट दी थी। तो इसलिए अब आपको लग रहा होगा कुछ कुछ बच्चे मतलब जो है वो लिख के प्रैक्टिस करते हैं मतलब क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, तो ये मुझे लगता है कि आपके लिए मतलब डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो बच्चे सिर्फ देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बिना लिखे क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं मतलब दिमाग में ही, तो वो उनको कम टाइम लगेगा उन बच्चों के जो क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप लिख के भी सॉल्व करना चाहते हो तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। उस क्वेश्चन को पढ़ो और आपको अगर लगता है कि ये क्वेश्चन इजी है तो आप तो फिर मतलब बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है वो क्वेश्चन हार्ड है तो एक बार बिना आंसर देखे उस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करके देखो, ठीक है, एक ही बार सिर्फ। उसके बाद रिवीजन के टाइम तो आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा बिल्कुल भी। अगर आप लिखते रहोगे तो फिर आप लिखने में ही रह जाओगे, बाकी आप फिर सिलेबस अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ एक बार आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो भी आपको हार्ड लगे, और उसमें से भी आपका सारा क्वेश्चन सारा आंसर तो रॉन्ग नहीं होगा, जो रॉन्ग है सिर्फ वो पॉइंट टिक करो और फिर उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। और मैं बात करना चाहूंगा कि रिवीजन की मैंने बात कर ली कि सिर्फ आपको क्या करना है, चैप्टर का पहले नोट्स पढ़ना है और फिर उस चैप्टर के जितने भी आपने इलस्ट्रेशंस या प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो टिक करके रखे हैं सिर्फ उनको,
अब एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले मतलब वो 1.5 डेज की बात नहीं कर रहा मैं, एग्जाम से पहले मतलब एग्जाम से 1-2 हफ्ते पहले। अब आपको क्या करना है, आपने जो जितने भी क्वेश्चन आपने मार्क करके रखे वो आपको अच्छे से हो गए होंगे, मतलब अच्छे से आपने उसको प्रैक्टिस किया होगा, अच्छे से वो आपको पता चल गया होगा कि अब मैंने जो एडजस्टमेंट जो पहले सोची थी वो गलत थी और सही एडजस्टमेंट क्या होगी, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन आपने पहले कभी मार्क, जो क्वेश्चन आपने मार्क नहीं करके रखे थे, मतलब जो 60-70% क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अब आपने आप भूल गए होंगे, मतलब ऑब्वियसली आपने सिर्फ एक बार उन क्वेश्चन को स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब आपने स्टार्टिंग में जब कॉस्ट का सिलेबस किया होगा तब उन क्वेश्चन को पढ़ा था, अब उन वो क्वेश्चंस आपके दिमाग से हट गए, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को थोड़ा हमको रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो हम अभी अगर सॉल्व करने जाएंगे तो हमें हम वो गलत करके आएंगे, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मैंने पहले छोड़ के रखे थे, पहले मैंने उनको मार्क नहीं किया था, लेकिन जब मैंने वापस से उन क्वेश्चंस की तरफ देखा तो वो क्वेश्चंस मैं गलत सॉल्व कर रहा था, अब गलत तरीके से मैं उनको सॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब 1-2 हफ्ते पहले, एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले जितने भी अनमार्क क्वेश्चन है आपके, आप उनको सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लो, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से एक बार देख लो, मतलब ऑडिट कर लो, इन द सेंस एक बार सिर्फ पढ़ लो कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका ये एडजस्टमेंट है, इसमें इन्होंने ऐसे किया है, बस, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ये 60-70% क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ये वाले, तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना है कि ये एडजस्टमेंट में इन्होंने ऐसे किया है, ठीक है। जो क्वेश्चन अनमार्क है उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्क क्वेश्चन जो आपको अच्छे से हो गए होंगे, तो अनमार्क क्वेश्चन है उनको आप सिर्फ ऊपर से देख लो एक बार, ठीक है। तो इट इज अ प्रोविजन कि मतलब ये सिर्फ हम प्रोविजन बना रहे हैं कि भाई इनमें से 60-70% क्वेश्चन में से अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लेती है तो हमें ये फ्रेश रहेगा, थोड़ा फ्रेश रहेगा मेमोरी में कि हमने इसको पहले कैसे सॉल्व किया था, पहले हमने कैसे इसको रिवाइज किया था, ठीक है। अब आते हैं 1.5 डेज बिफोर एग्जाम्स। ऑब्वियसली सबको पता होगा ये बात कि क्या करना है, सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज जो नोट्स है वो पढ़ने हैं, ठीक है। वो मतलब जो भी फॉर्मुलाज है उनको रिवाइज करना है, फॉर्मेट्स देखने हैं, ये सब। सबसे पहले आप सारे चैप्टर्स के ये कर लो, ठीक है, जितने भी आपको जल्दी जल्दी हो सके उतना कर लो। और अगर आपके पास टाइम बचता है 1.5 डेज बिफोर एग्जाम्स में, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप फिर है ना जितने भी मार्क क्वेश्चन है उनको एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो, ऊपर ऊपर से देख लो, ऐसे ऐसे करके ऊपर ऊपर से सारे क्वेश्चन देख लो जितने भी आपने टिक करके रखे थे, ठीक है। ये हो गया आपका 1.5 डेज बिफोर एग्जाम्स, ठीक है। और आते हैं अब अपन जब एग्जाम देने जाएंगे तब क्या करेंगे, सबसे पहली बात स्पीड बना के रखना। कॉस्टिंग का पेपर बहुत बड़ा आता है, मतलब बहुत बड़ा इन द सेंस कि ऑब्वियसली अब समझ गए आप लोग, तो जितना जल्दी हो सके पेपर सॉल्व करना। एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है कॉस्टिंग में, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको एक बार अंडरलाइन कर लो कि भाई इसमें लिखा है कि ये जो फॉलोइंग फिगर्स जो हैं वो हमने 6 मंथली दे के रखे हैं या 1 मंथ के दे के रखे या 1 ईयर के दे के रखे, और हमसे पूछा क्या है। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग पूछते हैं कि फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट पर मंथ, और ऊपर जो पर्टिकुलर्स देके रखे होते हैं वो देके रखते हैं पूरे साल के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पूरे साल के पर्टिकुलर्स को लेके टोटल उनका निकाल के और फिर ये बता देते हैं, लेकिन उन्होंने पर मंथ बोल के रखा था, मतलब हमको 12 से उसको डिवाइड करना था, ठीक है। ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान से देखनी है उस क्वेश्चन में आपको देखना है कि वो डेटा जो है वो उन्होंने कब का देके रखा है, कितने पीरियड का देके रखा है, और जो क्वेश्चन में आंसर में जो मांग रहे वो लोग वो कौन सा कितने पीरियड का मांग रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और कभी कभी क्वेश्चंस के बीच में भी उन्होंने पीरियड चेंज किया है कि भाई ये ऊपर वाला डेटा जो है वो 1 क्वार्टर का दे दिया, नीचे वाला डेटा जो है वो 1 मंथ का दे दिया, और आंसर में आपको पूरे साल का पूछा है, ठीक है। तो ऐसे भी ये लोग करते हैं, तो आपको क्वेश्चन में ये चीजें जो है वो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले इजी क्वेश्चन करें, ऑब्वियसली 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन पूरा पेपर पढ़ने की मतलब बहुत मतलब पढ़ना बहुत थोड़ा मुश्किल है, तो आपको एकदम जल्दी जल्दी पेपर पढ़ना पड़ेगा, मतलब एज अ ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि भाई ये टॉपिक, मतलब ये क्वेश्चन मैंने ऐसे मॉड्यूल में देखा हुआ है, थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है, ठीक है, तो ये मैं जल्दी कर लूंगा सॉल्व, तो इसको आप पहले कर लेना। और जो क्वेश्चन आपका एकदम नया है, क्योंकि नए क्वेश्चंस एक्सपेक्ट जरूर करना, नए क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, 2-3 आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो नए क्वेश्चंस को आप बाद में करना, पहले जो आपके ऐसे मॉड्यूल में थोड़े बहुत देखे हुए क्वेश्चन है उनको पहले सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और एक बात और, आपको मुझे पता है कि आपको यकीन नहीं होगा कि हमको सिर्फ ऐसे मॉड्यूल करनी है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने सिर्फ आईसीआई, वीएसआई और आरटीपी पास क्वेश्चन पेपर, तो मैं इतने किए थे मैंने, तो और ना तो उसमें वीएसआई का कुछ आया, ना तो उसमें पास आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन पेपर का कुछ आया, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे जो आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन थे वो आए, और अगर आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं आए तो बाकी सिर्फ फ्रेश क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, आप आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी से करो। 100% एक्यूरेसी इन द सेंस कि 10 मार्क का वो क्वेश्चन है तो आपको 10 के 10 मार्क आने चाहिए उसमें, इतना आपको एक्यूरेसी से करना है वो सारे क्वेश्चंस,
ठीक है। अगर आप फिर भी बोलते हो कि मेरा तो हो गया भाई, ऐसे है कि सारे क्वेश्चन मैंने एकदम अच्छे से कर लिए, मेरे पास बहुत टाइम है, तो आप क्या करो, आप 5 क्वेश्चन पेपर्स करो। ठीक है, सबसे पहले 5 क्वेश्चन पेपर करो। वो आपने कर लिया भाई, बोला और भी बहुत टाइम है तो आरटीपी एमटीपी कर लो। और भी बहुत टाइम है आपके पास तो भाई फिर तो उनको ही रिवाइज करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कहीं कोई रेफरेंस उठाने की जरूरत नहीं है। आईसीआई मॉड्यूल सबसे पहले एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ वो हो जाए तो क्वेश्चन पेपर्स करने की जरूरत तो नहीं है। उसमें सिर्फ आप एक ओवरव्यू ले लेना कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट भाई, चलो ये तो मैंने बता दिया आपको कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे मॉड्यूल करने की जरूरत है 100% एक्यूरेसी के साथ, सारे के सारे इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे कॉस्ट की एग्जाम में बहुत बेकार लगा था इस बार, मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था, वो थे थियरी क्वेश्चंस। मैं थियरी क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करके गया था, क्योंकि जहां तक मैंने जितने भी पास क्वेश्चन पेपर देखे थे उसमें थियरी के क्वेश्चन शायद सिर्फ एक बार पूछा गया था, वो भी बीच में। बाकी जितने भी थियरी के क्वेश्चन है वो सिर्फ एक क्वेश्चन बना के 6 क्वेश्चन देके लास्ट में दे देते वो लोग। ठीक है, मतलब फिर मैं सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके गया था, तो मेरे लिए पूरा पेपर कंपलसरी था, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिकल पे आते थे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने 20 मार्क का वो लास्ट क्वेश्चन जो था वो तो दिया ही थियरी, लेकिन इन्होंने बीच में भी थियरी के क्वेश्चन पूछ लिए, वो भी एक नहीं, दो थियरी के क्वेश्चन। ठीक है, मुझे लगता है कि वही रीजन था कि मेरे 90 मार्क्स आए कॉस्टिंग में, क्योंकि 2 थियरी के क्वेश्चन थे 8 मार्क के थे, जो मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था थियरी। ठीक है, तो जो मुझे जनरल नॉलेज जितनी भी थी मेरे पास उतनी मैंने यूज करके उसको आंसर किया। तो अब आप पूछोगे कि क्या हमें थियरी क्वेश्चन करने चाहिए, मैं बोलूंगा नहीं करने, अभी भी मैं बोलूंगा नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत रेयर केस था थियरी के क्वेश्चन आने का 8 मार्क का। पहले एक बार मैंने देखा था कि शायद एक किसी अटेम्प्ट में उन्होंने 4 मार्क का पूछा था, तो इसलिए मैं थियरी के क्वेश्चन 4 मार्क के लिए मैं इतने सारे थियरी के क्वेश्चन क्यों करके जाऊं, इससे अच्छा मैं प्रैक्टिकली अच्छे से कर लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑब्वियसली अगर आपको प्रैक्टिकल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप थियरी क्वेश्चंस करना चाहो, ठीक है, तो उसके बाद में मैंने एनालिसिस किया था कि भाई ये थियरी क्वेश्चंस आए तो आए कहां से। ठीक है, तो उसके बाद जो मैंने एनालिसिस किया था वो मैंने शायद उसमें मैंने ये पाया कि जो थियरी क्वेश्चंस है ना, वो भी आईसीआई मॉड्यूल के पीछे जो थियरी क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पहले जो थियरी क्वेश्चंस पूछे हुए होते हैं ना, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो थियरी के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे उसी में से वो 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है आपको, कि आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आपको ठीक से नहीं हो रहा, आपको थियरी क्वेश्चंस करने की इच्छा है, तो आपको वो थियरी क्वेश्चंस भी वही वाले करने हैं जो आईसीआई ने अपनी बुक के पीछे जो थियरी क्वेश्चंस डाल के रखे, सिर्फ वही करने की जरूरत है। और उसमें भी थियरी क्वेश्चंस वैसे कॉस्ट के मैंने देखे बहुत ईजी है, सिर्फ आप पॉइंट्स है, आपको 4 मार्क है तो उसमें भी 4 पॉइंट लिखने थे छोटे छोटे से। ठीक है, तो उसमें 4 मार्क मिल जाते, लेकिन मैं करके नहीं गया था तो पता नहीं, देखते अभी सर्टिफाइड कॉपी आएगी तो आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू ऑल, उसमें एनालिसिस करके मैं आपको डेफिनेटली शेयर करके दूंगा। ठीक है, तो यही सारी बातें थी मेरे ख्याल से कॉस्टिंग में। आपको और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और बस माय मोटिवेशन लाइन इतना सा पढ़ना है और इसी में से आएगा, बस दुआओं में याद रखना। थैंक यू, बाय।